शुभ वंदन बच्चों। मैं मिथिलेश सैनी कक्षा 9 की हिंदी कालांश में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। तो आइए सबसे पहले इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगा जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1995 में उनका निधन हो गया। उन्होंने अनेक उपन्यास, कहानी संग्रह लिखे हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं असरवादिता पर व्यंग्य किया है। पाठ के कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके बारे में बता देती हूँ कि पूरा पाठ किस पर आधारित है। पूरा पाठ प्रेमचंद की सादगी पर आधारित है। आज की दिखावटी संस्कृति पर व्यंग्य किया गया है। यह एक व्यंग्यात्मक रचना है। यह निबंधात्मक शैली में लिखा गया है। तो आइए विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं इस पाठ को, जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद, यहाँ पर लेखक जो है वो प्रेमचंद के बारे में सोच रहा है। और क्या, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरभरा बतलाती हैं। लेखक के सामने प्रेमचंद का वो चित्र उभर कर आ रहा है जब वो अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे थे। और कैसे लग रहे थे? पावों में कैनवास के जूते हैं जिसके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बेतरतीब मतलब सही से नहीं बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों की लोहे की पतरी निकल गई है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। तो ये बड़ी लापरवाही से अपने जूतों को पहनते होंगे, और जब ऐसे पहनते थे तो वो जो उनके फीते होते हैं उसके ऊपर जो एक लोहे की पतरी लगी होती है जिससे छेद के अंदर फीता डाला जाता है, वो निकल गई है। और जब वो निकल गई है तो ढंग से जूते कसे नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने जूते पहन रखे हैं। आगे देखिए। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं पांव के जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ कि फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। बदलने का गुण नहीं है, ये जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि उनका दाहिने पांव का तो जूता ठीक है, लेकिन बाएं पांव के जूते में एक बड़ा छेद हो गया है और जैसे कि उंगली बाहर निकल रही है। तो लेखक सोच रहे हैं उस अंगुली को देखकर उनके फटे जूते में से जो बाहर आ रही है कि फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, ऐसा सोच रहा है लेखक। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, ये जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। अर्थात कि प्रेमचंद जी में दिखावे की प्रवृत्ति नहीं है, ये जैसा दिखाई दे रहे हैं वैसा ही फोटो में भी दिखाई दे रहे हैं। आगे है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ।
क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। तो लेखक क्या कह रहे हैं, उनके चेहरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मेरे साहित्यिक पुरखे, तुम्हारी उंगली बाहर दिख रही है और तुम्हें इसका बड़ा भी जरा भी एहसास नहीं है। ना ही तुम्हें कोई संकोच है, ना झेप है कि मेरी वो फटे फटा जूता मेरा दिखाई दे रहा है लोगों को। फोटो खिंचा लूंगा तो क्या फोटो से दिखाई नहीं देगा वो? तो लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो एक बेपरवाही है, एक बड़ा विश्वास है। अगर तुम चाहते तो थोड़ा सा धोती को नीचे खींचकर उसे ढक भी सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तो तुमने परंपरा के अनुसार मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। जैसे कहते थे ना पहले फोटोग्राफर, प्लीज, स्माइल प्लीज, और लोग बाग जो है वो हंस करके फोटो खिंचा लेते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा होगा, तुमने वो मुस्कान जो है अपने अंदर से निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो बाहर आती तब तक फोटोग्राफर फोटो खींच चुका था। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। जैसे धीरे धीरे वो मुस्कान बाहर आ रही थी कि पूरी आ भी नहीं पाई थी कि फोटोग्राफर ने फोटो खींच दिया। तो ये जो अधूरी मुस्कान थी, ये बहुत ही व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। लेखक और उसके बारे में कह रहे हैं, ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। देखिए, एक व्यंग्यात्मक मुस्कान वो बिखेर रहे हैं, किस पर हंस रहे हैं। फोटो ही खिंचाना फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। आगे, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई कर लेते हैं। वर दिखाई मतलब जब शादी के लिए लड़का देखने आते हैं तो आ, मांग के कपड़े पहन लेते हैं अच्छे से, और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, जैसा हो रहा है आजकल। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। क्या कह रहे हैं? तुमसे जूता ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चिपड़ फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। देखिए क्या व्यंग्य छिपा हुआ है इसमें। इसमें लेखक प्रेमचंद जी से कह रहा है कि तुम तो फोटो खिंचाने का मतलब ही नहीं समझते। फोटो खिंचाने के लिए अर्थात बाहरी दिखावे के लिए तो लोग बाग मांग करके पोशाकें पहन लेते हैं, मांग करके जूते पहन लेते हैं और बड़े बंठन के फोटो खिंचा लेते हैं। आजकल तो मांग करके दिखावा की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि चुपचाप मांग करके दिखावा कर लेते हैं। और लेकिन तुम तो ये सब जानते ही नहीं है। तुम्हें तो फोटो का महत्व ही नहीं पता है कि फोटो इतने लॉन्ग टाइम तक चलता है, जाने कितने लोग उसको देखेंगे। आगे, टोपी आठाने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता, और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ।
तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। देखिए बच्चों, इसमें एक बहुत ही बढ़िया व्यंग है। क्या है कि टोपी 8 आने में मिल जाती है, और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम के क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। प्रेमचंद के जमाने की बात हो रही है, तो लेखक क्या कह रहा है कि उस समय तो 8 आने में टोपी मिल जाती थी, लेकिन जूता तब भी कीमती था और आज भी कीमती है। जूते की कीमत हमेशा टोपी से अधिक रही है। यहाँ पर लेखक जो है वो जूते की तुलना कर रहा है ताकतवर विरोधी लोगों से, शक्तिशाली लोगों से, जिनका की बड़ा ही नाम है, सम्मान है, जिनके पास में धन पूंजी है, लोगों की ताकतें हैं। उन्हें उनकी उन लोगों की तुलना जूते से की गई है, और टोपी की तुलना मान सम्मान और इज्जत से की गई है। और आजकल तो जूते की कीमत इतनी बढ़ गई है, यानी कि उन शक्तिशाली लोगों की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर। अर्थात एक शक्तिशाली इंसान के सामने अनेक इज्जतदार लोग झुकने को तैयार हो जाते हैं। और ये तो एक बड़ी विडंबना ही है कि बहुत ही तीव्रता से ये चीज आजकल फैल रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, वो कह रहा है कि मैं जब तुम्हारा फटा हुआ जूता देखता हूँ तो मेरे मन में बड़ी बड़ी वेदना होती है कि तुम इतने बड़े महान कथाकार हो, उपन्यास सम्राट कहे जाते हो, युग प्रवर्तक कहे जाते हो, और भी जाने क्या क्या आप कहलाते हो, लेकिन फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। यह बात मुझे आहत करती है। किसको? लेखक को। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यो ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है, पर पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है, पर पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है, पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। समझ आया बच्चों? समझिए, लेखक कह रहा है कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, जो तो ऊपर से अच्छा दिखता है, यानी कि दिखावा अच्छा है। मेरे जैसे लोगों का दिखावा, मेरे जैसे लोग जो है वो बाहर से अच्छे से दिखाई देते हैं, हमारी उंगली बाहर नहीं निकलती। अर्थात जो हमारे मन के अंदर है, जैसे हमारी आंतरिक स्थिति है, वो लोगों को दिखाई नहीं देती है। हम अंदर से हमारा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती रहती है, हमारा आत्मसम्मान कम होता रहता है, लेकिन फिर भी हम बाहर से अच्छे दिखाई देते हैं, बाहर दिखावे की प्रवृत्ति हमारे अंदर अच्छी है। और हमारा तला तो घिस गया है, हमारे तले जूते का तला घिस गया है, अर्थात हमारा आत्मसम्मान तो घिस रहा है, लेकिन उंगली बाहर नहीं निकली, यानी कि हमारा दिखावा कम नहीं हुआ। और आपके साथ क्या है कि आपका जो है वो आपकी उंगली बाहर निकल रही है, लेकिन पैर आपका सुरक्षित है। अर्थात आपका आत्मसम्मान, आपका मनोबल सुरक्षित है, आप उसी के साथ जीते हैं। आप तो पर्दे का महत्व ही नहीं समझते, तभी तो आपकी उंगली बाहर दिखाई दे रही है फोटो में। और हम जैसे लोग, आजकल के लोग तो पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, अर्थात अपने अवगुणों को छुपा करके रखते हैं और उस पर गुणों का पर्दा डाल देते हैं। अब समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। पस्त मतलब मेरे हौसले कम कर देती है। तुम्हारी जो ये अधूरी व्यंग्यात्मक मुस्कान है, क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या
फूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। यही वही मुस्कान मालूम होती है। देखिए बेटा, आप सोच रहे होंगे ये लाइनें कहाँ से आ गई। ये लाइनें हैं महान उपन्यासकार प्रेमचंद जी के उपन्यासों के नाम। तो कह रहे हैं कि जैसे उपन्यास आपने लिखे हैं उनमें व्यंग है, ऐसे ही व्यंग तुम्हारी इस मुस्कान में है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया यह। मेरी जनता के लेखक, किसे कहा गया है मेरी जनता के लेखक? प्रेमचंद जी को। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? यानी कि बनिया कहीं टोक ना दे कि मेरा कर्जा दे दो, तो रास्ता बदल के इंसान चल जाता है, और चलता है तो उसके जूते घिस जाते हैं। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। यानी कि आते जाते ही पैर हमारे घिस गए, लेकिन हमने हरि का नाम तो हम भूल ही गए। अर्थात अगर हरि का नाम ले लेते तो हम अब तक भवसागर से पार उतर जाते। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजद है, तिनको करबो पैर सलाम। यानी कि जिनको देखे दुख उपजद है, जिनको देख करके दुख होता है, उनको तो हम पैरों से सलाम करते हैं। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? लेखक पूछ रहा है उससे। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। जो कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। देखिए क्या कह रहा है वो, कि ऐसा लग रहा है मुझे तो कि तुमने किसी सख्त चीज को ठोकर मारी हो, या जो परत दर परत सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं और जमकर बैठ गई थी, शायद तुमने उनको उखाड़ने की कोशिश की हो। या फिर रास्ते में कोई टीला हो। टीला मतलब जो सड़ी गली परंपराएं होती हैं, सदियों से चली आ रही रूढ़ियां होती हैं, सामाजिक बुराइयां होती हैं। सामाजिक बुराइयों को टीले का रूप दे दिया गया है। तो आपने उन टीलों को अपनी ठोकर मारी हो, और उनको ठोकर मारी हो अर्थात उनको हटाने का प्रयास किया हो, जिसके कारण तुम्हारा जूता फट गया हो और उंगली बाहर दिखाई दे रही हो। तुम तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। और क्या कहा है कि भाई तुम भी तो आम आदमियों की तरह उन बुराइयों से बचकर निकल जाते, उन्हें हटाने की क्या जरूरत थी? तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। क्या कह रहे हैं कि तुम समझौता करने वाले आदमी नहीं हो। अगर तुम्हें सामने से बुराइयां दिखाई दे रही हैं, तो तुम उनको उखाड़ कर फेंकने का प्रयास करते हो, और यही तुम्हारी कमजोरी है। तुम नेम धर्म को अपना करके चलने वाले आदमी हो। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। तुम जिसे घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और ये व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। लेखक कह रहा है कि जिसे तुम घृणित समझते हो, जिसे तुम अच्छा नहीं समझते हो, जिसे तुम सामाजिक बुराइयां जिसमें भरी हुई हैं, उनको तुम
हटा करके ही आगा आगे चलना चाहते हो, या फिर उनकी तरफ तुम हाथ की उंगली से इशारा नहीं करते हो, बल्कि ऐसे लोगों की तरफ तुम तो हाथ की उंगली से नहीं बल्कि पैर की उंगली से इशारा करते हो। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। कौन कौन हंस रहा है? प्रेमचंद जी। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चले जा रहे हैं, उन पर जो टीलों को बरकरार रखकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा। अर्थात कि मैं तो उन बुराइयों से को उखाड़ कर फेंक कर आगे चलता रहा। मेरा आत्मसम्मान सुरक्षित है, भले ही मेरे अंदर दिखावे की प्रवृत्ति ना रही हो। लेकिन मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, यानी कि अपने आत्मसम्मान का, अपने मनोबल का नाश कर रहे हो, उसको खत्म करते जा रहे हो। तो तुम चलोगे कैसे जब तुम्हारा पैर ही लहूलुहान हो जाएगा? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तो बेटा, आपको समझ आ गया होगा ये पाठ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।